हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत को स्टडी कर रहे थे और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इमरजेंसीज ऑन फाइनेंशियल रिलेशंस। स्टूडेंट, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस को पढ़ा था। स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब हमारी कंट्री में इमरजेंसीज का प्रोक्लेमेशन किया जाता है तो उस टाइम पर सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं और इमरजेंसीज के प्रोक्लेमेशन के टाइम पर, इमरजेंसीज के इम्पोजिशन के टाइम पर सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं वो किस प्रकार से इफ़ेक्ट होते हैं, इसको हम अपने इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, जब हम सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करते हैं तो जब इमरजेंसीज का प्रोक्लेमेशन किया जाता है तो उस टाइम पर नॉर्मल कंडीशन में जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। स्टूडेंट, जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसीज का प्रोक्लेमेशन किया जाता है तो उस टाइम पर सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं उसमें कुछ चेंजेस आते हैं जिनको हम अभी पढ़ेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस को स्टडी करते हैं तो उसके लिए कौन सी ऐसी इमरजेंसीज हैं जो सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस को अफेक्ट करती हैं। स्टूडेंट, पहली इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी और सेकंड टाइप की इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टूडेंट, हम देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी को जब कंट्री में प्रोक्लेम किया जाता है तो उस टाइम पर सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं वो किस प्रकार से अफेक्ट होते हैं, और साथ ही हम देखेंगे कि जब देश में अंडर आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जाएगा तो उस टाइम पर सेंटर और स्टेट के जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं वो किस प्रकार से अफेक्ट होंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं कि जब देश में नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जाता है अंडर आर्टिकल 352, जब कंट्री में नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया जाता है तो उस टाइम पर जो भी सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स का, जो रेवेन्यूज़ का जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको प्रेसिडेंट के द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता है। स्टूडेंट, जब नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किया जाता है अंडर आर्टिकल 352 तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं जिनमें बताया जाता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो रेवेन्यूज़ हैं, जो टैक्सेस हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा, इस चीज़ को जब नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है उस टाइम पर प्रेसिडेंट के द्वारा इस प्रोविज़न्स को मॉडिफाई किया जा सकता है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यूज़ का सेंटर और स्टेट के बीच में, उसको चेंज किया जा सकता है। स्टूडेंट, अगर नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किया गया है कंट्री में तो उस टाइम पर अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो टैक्स शेयरिंग है, जो ग्रांट्स एंड एड है, इन सब का जो भी ट्रांसफ़र है सेंटर से स्टेट को, उसको रिड्यूस कर सकता है, उसको कैंसिल भी कर सकता है। बेसिकली स्टूडेंट, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर जैसा कि हमने अपने पहले लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि नेशनल इमरजेंसी का जब भी प्रोक्लेमेशन होता है तो स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो स्टूडेंट, जब नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किया जाएगा अंडर आर्टिकल 352 तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो सेंटर से जो भी स्टेट्स को जो भी स्पेशल ग्रांट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं या जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, उसका जो ट्रांसफ़र है वो रोका जा सकता है, या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा जो सेंटर के द्वारा
सेंटर के द्वारा जो टैक्स का जो भी सेंट्रल टैक्सेस का जो भी कलेक्शन होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी जो शेयरिंग स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ की जाती है, उसको अगर प्रेसिडेंट चाहे तो नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के टाइम पर उस टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, उस टैक्स के शेयरिंग को स्टेट गवर्नमेंट्स तक रोक सकता है या फिर उसको कम कर सकता है या फिर कैंसिल भी कर सकता है। तो स्टूडेंट जब भी नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है तो उस टाइम पर सेंटर से स्टेट को जो भी टैक्स की शेयरिंग है, जो भी ग्रांट्स इन एड है, जो भी डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स हैं, जो भी स्टैट्यूटरी ग्रांट्स हैं, इन सब का फ्लो, इन सब का ट्रांसफ़र काफ़ी बुरी तरीके से अफेक्ट होता है। स्टूडेंट साथ ही ये कहा जाता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी के टाइम पीरियड पर कोई भी अगर मॉडिफिकेशन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है फाइनेंस के डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, टैक्स शेयरिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग सेंटर और स्टेट के बीच में, तो वो उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कंटिन्यू रहेगा। जब तक कि क्या है, अगर मान लीजिए इमरजेंसी अगर ख़त्म भी हो गई है, इमरजेंसी शीज़ टू ऑपरेट है, यानी इमरजेंसी क्या है, अगर मान लीजिए कि एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, यानी ये हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है ये 2021 2022 चल रहा है। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, बेसिकली मान लीजिए कि अभी अप्रैल से लेकर अगर अगस्त तक नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हमारी कंट्री पे है अंडर आर्टिकल 352, अगर इस टाइम पे प्रेसिडेंट के द्वारा ये कहा जाता है कि सेंटर के पास जितने भी टैक्स का कलेक्शन होता है वो अब स्टेट गवर्नमेंट को उन टैक्स की शेयरिंग नहीं करेगा, साथ ही जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स हैं वो सेंटर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को नेशनल इमरजेंसी के टाइम पीरियड में नहीं दी जाएंगी। तो स्टूडेंट मान लीजिए कि अगस्त में जो नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा उसको एंड कर दिया जाता है इसी ईयर में। लेकिन स्टूडेंट अब जो सेंट्रल के द्वारा कहा गया था कि जो भी प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी रूल्स बनाए गए थे, मॉडिफिकेशन किए गए थे फाइनेंस के रिगार्डिंग, कि अब सेंटर से जो भी स्टेट को जो टैक्स का कलेक्शन था उसमें शेयरिंग प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी इस इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन तक। तो स्टूडेंट मान लीजिए कि अगस्त 2021 में अगर नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन सीज हो भी जाता है, मान लीजिए अगस्त 2021 में जो नेशनल इमरजेंसी है वो समाप्त हो जाती है, लेकिन स्टूडेंट उस टाइम पर भी यानी ये कहा गया है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर तक यानी मार्च 2022 तक क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वही रूल्स फॉलो किए जाएंगे जो कि प्रेसिडेंट ने इस जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जो भी फाइनेंशियल टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम बनाए थे, जब तक कि वो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट ना हो वही फाइनेंस के रिगार्डिंग, वही टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन के रूल और वही जो टैक्स की शेयरिंग है, जो ग्रांट्स इन एड का जो भी मॉडिफिकेशन है वो सब उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक फॉलो होगा। तो स्टूडेंट इसमें यह है कि भले ही अगस्त 2021 में नेशनल इमरजेंसी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा समाप्त कर दिया जाए, लेकिन तब भी जो टैक्स का जो मॉडिफिकेशन किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो शेयरिंग के बारे में जो चेंजेस किए गए हैं, अगर किस प्रेसिडेंट के द्वारा सेंटर और स्टेट के रिगार्डिंग टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन को, रेवेन्यूज़ का अगर कोई भी मॉडिफिकेशन किया गया है तो वो मॉडिफिकेशन अगस्त 2021 में ख़त्म नहीं होगा बल्कि वो कंप्लीट होगा, बल्कि जो नए रूल्स अप्लाई होंगे यानी जो नॉर्मल सिचुएशन वो आएगी मार्च 31
2022 के बाद, क्योंकि स्टूडेंट ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2021 टू 2022 ये क्या है, अभी चल रहा है। तो इसमें कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी मॉडिफिकेशन किया जाता है फाइनेंस के रिगार्डिंग, यानी टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यू के रिगार्डिंग, तो कहा गया है कि भले ही इमरजेंसी अगर समाप्त भी हो जाती है तो तब भी वो सब जो मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग, वो उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक बने रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, फाइनेंस के रिगार्डिंग ऐसा कहा गया है। स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का, अगर देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किया गया है स्टूडेंट, फाइनेंशियल इमरजेंसी को हम अंडर आर्टिकल 360 में स्टडी करते हैं। जो आर्टिकल 360 है उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविज़न्स दिए गए हैं। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि जब हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किया जाएगा तो उस टाइम पर सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं वो किस प्रकार से इफ़ेक्ट होते हैं। स्टूडेंट, जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को अंडर आर्टिकल 360 उसको हमारे देश में अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किया जाता है तो उस टाइम पर सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जो ये डायरेक्शंस दे सकती है, ये जो डायरेक्शन देगी वो हम इनको पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस स्टेट्स को दे सकती है इस रिगार्डिंग कि वो स्टेट्स में अपने जो भी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी में, जो भी अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी में जो भी अपने खर्चे कर रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उनको कम किया जाए। ऐसे डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर दिए जा सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट, फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी गाइडलाइंस भी जारी की जा सकती हैं जिसमें कि उसके द्वारा ये कहा जा सकता है कि स्टेट्स में किसी भी स्टेट के अंदर जितने भी पर्सोनल्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें काम करने वाले जितने भी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, उनकी सैलरीज़ और अलाउंसेस को कम किया जा सकता है। ऐसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए जा सकते हैं कि किसी भी स्टेट के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी सर्विंग पर्सन हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो भी सैलरीज़ हैं, उनके जो भी अलाउंसेस हैं, उनके जो भी भत्ते हैं, उनको रिड्यूस किया जा सकता है। ऐसा फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर सेंटर के द्वारा स्टेट्स के लिए ऐसी गाइडलाइंस अनाउंस की जा सकती हैं, ऐसी गाइडलाइंस निकाली जा सकती हैं। साथ ही स्टूडेंट, जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जाता है तो उस टाइम पर अगर किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी फाइनेंशियल बिल या फिर कोई भी मनी बिल अगर पास किया जाता है तो उसको जो गवर्नर है किसी भी स्टेट का, उसके द्वारा प्रेसिडेंट के लिए उस बिल को रिज़र्व कर दिया जाता है। और स्टूडेंट, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर बेसिकली ये बताया गया है कि अगर किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी मनी बिल या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी फाइनेंशियल बिल अगर पास होता है तो उसको गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिज़र्व कर लिया जाता है। और स्टूडेंट, अगर उसे प्रेसिडेंट अपनी कंसिडरेशन दे देते हैं तो वो बिल पास हो जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा। नहीं तो क्या होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर उसको रोका भी जा सकता है, प्रेसिडेंट के द्वारा उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है अंडर आर्टिकल 360, उस टाइम पर सेंटर स्टेट्स को डिफरेंट फाइनेंस को रेगुलेट करने के रिगार्डिंग डिफरेंट डायरेक्शंस दे सकती है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा सकता है कि स्टेट के द्वारा जो भी अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं उनको कम किया जाए। और साथ ही ये कहा जा सकता है सेंटर के द्वारा कि किसी भी स्टेट के अंदर
पब्लिक ऑफिसेज में काम करने वाले जितने भी वर्किंग ऑफिशियल्स हैं उन सभी की सैलरीज़ या उन सभी के अलाउंसेस को रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ऐसी गाइडलाइंस भी सेंटर के द्वारा स्टेट के लिए जारी की जा सकती हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर। और साथ ही स्टूडेंट ये कहा गया है कि जब किसी भी स्टेट के अंदर जब फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किया जाता है तो उस टाइम पर अगर उस स्टेट में कोई भी वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पर कोई भी अगर मनी बिल पास होता है या फाइनेंशियल बिल पास होता है तो उसको प्रेसिडेंट के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, उसको गवर्नर के द्वारा बेसिकली प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिज़र्व कर दिया जाता है। स्टूडेंट उस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिज़र्व कर दिया जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के सिचुएशन पर। ऐसा कोई भी बिल जो मनी बिल हो या फाइनेंशियल बिल हो और स्टूडेंट अगर उस पर प्रेसिडेंट अपनी कंसिडरेशन देते हैं तो तभी वो बिल पास होता है। तो स्टूडेंट ये सब अपने इस लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार से नेशनल इमरजेंसी, जिसको कि हमने अंडर आर्टिकल 352 हम इसको स्टडी करते हैं, और साथ ही जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है जिसको हम आर्टिकल 360 स्टडी करते हैं, इसमें हमने देखा कि जो नॉर्मल सिचुएशन है सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो किस प्रकार से इन दोनों इमरजेंसीज़ के टाइम पर अफेक्ट होते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पर रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।